नमस्कार विद्यार्थियों। आयकर में आज फिर हम सैलरी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सैलरी या वेतन में किन मदों को शामिल किया जाता है, मूल वेतन क्या होता है, कब किस प्रकार से वेतनमान होने पर इसकी गणना की जाती है और सकल वेतन में इसको शामिल किया जाता है, इस बात का अध्ययन हमने किया था। आज हम सैलरी हेड में ही अलाउंसेस या भत्ते क्या होते हैं, कैसे वो एक करदाता के आय में शामिल किए जाते हैं, कितने कर मुक्त होते हैं, कितने कर योग्य होते हैं, इनके संदर्भ में कुछ विशेष बातों का अध्ययन हम करेंगे। अक्सर प्रत्येक कर्मचारी को उसके नियोक्ता से मिलने वाले मूल वेतन के अलावा कुछ राशियां विभिन्न भत्तों के रूप में प्राप्त होती है। धारा 17(1) में वेतन में सम्मिलित की जाने वाली मदों में ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। ये भत्ते कर्मचारियों को विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमित रूप से वेतन के अतिरिक्त दिए जाते हैं। अतः कुछ विद्वान इसको वेतन के बदले लाभ, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में शामिल करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। परंतु एक बात तय है कि जिस सीमा तक ये भत्ते करमुक्त होते हैं उस सीमा तक ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी या वेतन के स्थान पर लाभ नहीं माने जा सकते। भत्तों का अध्ययन हम आज इस लेक्चर में करने जा रहे हैं विस्तार से। कुछ विशिष्ट भत्ते, सम स्पेसिफिक अलाउंसेस, आयकर के दृष्टिकोण से भत्ते 3 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। ए, पूर्णतः करयोग्य भत्ते, पूरी तरह से करयोग्य, होली टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी कि अगर हमें प्रश्न में इस भत्ते की राशि दे रखी है तो उसके करदाता के सकल कुल आय में इसको हम सीधे शामिल कर लेंगे। बी, पूर्णतः करमुक्त भत्ते, होली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, ये पूर्णतः करमुक्त होते हैं, यानी कि प्रश्न में हमें इस प्रकार के भत्तों की राशि दे रखी है तो वो सकल वेतन में शामिल नहीं की जाएंगे। सी, अंशतः करमुक्त भत्ते या आंशिक रूप से करमुक्त भत्ते या कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर ही करमुक्त होने वाले भत्ते, पार्टली एग्जम्प्टेड या पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, जो कि शर्त आयकर अधिनियम में दी हुई है, उस धारा विशेष में दी हुई है, उस शर्त की पूर्ति करने पर ही ये भत्ते करमुक्त होते हैं। नियोक्ता अपने कर्मचारी को मूल वेतन के अलावा कर्मचारी की विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वेतन के अतिरिक्त भी कुछ राशियां देता है। ये प्रायः भत्ते होते हैं विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। इनमें से ए पार्ट हम देख रहे हैं, पूर्णतः करयोग्य भत्ते, होली टैक्सेबल अमाउंट। ये भत्ते सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए करयोग्य होते हैं। जैसे आपके सामने ये कुछ नाम आ रहे हैं, तो ये नाम जब हमें प्रश्न में मिले, इस प्रकार के भत्ते जब हम प्रश्न में मिले तो उस गत वर्ष में जितनी प्राप्त राशि हुई है उतनी उस करदाता के सकल वेतन में शामिल कर लें, वो पूरी तरह कर योग्य है। जैसे महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, स्थायी चिकित्सा भत्ता, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, प्रतिनियुक्ति भत्ता, डेप्यूटेशन अलाउंस, नौकर भत्ता, सर्वेंट अलाउंस, वार्डन भत्ता, वार्डनशिप अलाउंस, प्रॉक्टर भत्ता, प्रॉक्टरशिप अलाउंस, प्रोजेक्ट भत्ता, प्रोजेक्ट अलाउंस, जलपान भत्ता, टिफिन अलाउंस, अधिसमय कार्य भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस। तो इसके अलावा अगली स्लाइड में कुछ और नाम हमारे सामने होंगे, पर ध्यान ये रखें कि ये भत्ते जो भी होंगे वो राशियों के रूप में होंगे, नकद के रूप में होंगे।
पूर्णतः कर योग्य भत्तों में 10 भत्ते हमने पिछली स्लाइड पर देखे थे। उसके आगे हैं ग्रामीण भत्ता, रूरल अलाउंस, अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ अलाउंस, प्रैक्टिस ना करने का भत्ता, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्राय यह डॉक्टर्स को मिलता है प्राइवेट प्रैक्टिस ना करने के कारण, पहरेदार या गार्ड भत्ता, गार्ड अलाउंस, भोजन भत्ता, इसे हम लंच अलाउंस या डिनर अलाउंस या मील अलाउंस कह सकते हैं, दूरभाष भत्ता या टेलीफोन अलाउंस, पारिवारिक भत्ता, फैमिली अलाउंस, परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और अन्य भत्ते जो स्पष्टतया करमुक्त घोषित नहीं किए गए हों, अदर अलाउंसेस विच आर नॉट डिक्लेयर्ड एग्जेम्प्ट एक्सप्रेसली, वो भी समस्त भत्ते कर योग्य भत्ते होंगे और करदाता के कर योग्य आय में, सकल वेतन में शामिल किए जाएंगे। दूसरी श्रेणी के भत्ते हैं पूर्णतया करमुक्त भत्ते, होली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। कुछ भत्ते निम्न स्थिति में पूर्णतया करमुक्त होते हैं, अर्थात कि अगर इन भत्तों में से कोई भत्ता प्रश्न में करदाता द्वारा प्राप्त किया गया है तो उसे सकल वेतन में शामिल नहीं करेंगे। यह है एक, भारत सरकार के कर्मचारियों को भारत के बाहर दिए गए भत्ते या विदेश भत्ता, फॉरेन अलाउंस, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ते, अलाउंसेस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते, अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। 4, सार्क सदस्य देशों से प्राप्त भत्ते, अलाउंसेस फ्रॉम सार्क। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त भत्ते, अलाउंसेस टू चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी। इस प्रकार से ये इन परिस्थितियों में भत्ते होंगे तो वो पूर्णतया करमुक्त होंगे और करदाता की सकल वेतन में शामिल नहीं किए जाएंगे। भत्तों में तीसरी और अंतिम श्रेणी के भत्ते हैं अंशतः करमुक्त भत्ते या आंशिक रूप से करमुक्त भत्ते, पार्टली और पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, यानी कि वे भत्ते जो प्रश्न में अगर हमें मिले तो इन पर्टिकुलर शर्तों की, कंडीशंस की पालना करने पर ही निश्चित सीमा तक वो करमुक्त होंगे। विभिन्न प्रावधान इन भत्तों के संदर्भ में दिए गए हैं, जिसमें से पहला है धारा 10(14)(1) के अंतर्गत कर्तव्य पालन के लिए किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ते। ये वो भत्ते हैं जिसको किए बिना एक करदाता या कर्मचारी अपने कर्तव्य की पालना नहीं कर पाएगा, तो वास्तविक रूप से व्यय करने पर ये भत्ते करमुक्त हो जाएंगे। यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस, दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस, सवारी भत्ता, कन्वेयंस अलाउंस, सहायक रखने हेतु भत्ता, हेल्पर अलाउंस, शैक्षणिक भत्ता, एकेडमिक अलाउंस, वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस। अगर ये करदाता के द्वारा वास्तव में व्यय नहीं किया गया है, भत्ता प्राप्त किया गया है परंतु व्यय नहीं किया गया है, तो ये राशि भत्ते की कर योग्य हो जाएगी, और अगर उसने वास्तव में व्यय किया है तो ये राशि धारा 10(14)(1) के अंतर्गत करमुक्त हो जाएंगे। दूसरा है धारा 10(14)(2) के अंतर्गत निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता। ऊपर हमने देखा था धारा 10(14)(1) में कर्तव्य पालन के लिए किए गए व्यय, और यहाँ पर है निजी व्यय, उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उनकी पूर्ति के लिए भी नियोक्ता अपने कर्मचारी को भत्ता देता है, अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। ऊपर वाले भत्ते में 10(14)(1) और 10(14)(2) में दूसरा अंतर यह है कि इनके लिए वास्तविक व्यय करना आवश्यक नहीं है। जो राशियां यहाँ पे एक्ट में, अधिनियम में उल्लिखित हैं, उस राशि तक ही वो भत्ता करमुक्त होगा और आधिक्य कर योग्य हो जाएगा। पहला है बाल शैक्षणिक या शिक्षा भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन और एजुकेशनल अलाउंस। कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को यदि कोई भत्ता दिया गया है तो ऐसा भत्ता 100 रुपये प्रति माह प्रति बालक तक करमुक्त हो जाएगा,
और यह कर मुक्ति उसे अधिकतम 2 बालकों बच्चों के लिए ही मिलेगी। अधिक राशि 100 से ऊपर और 2 से अधिक बच्चों के लिए अगर कोई राशि है तो वो कर योग्य हो जाएगी। हॉस्टल भत्ता, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, कर्मचारी के बच्चों के हॉस्टल के व्ययों की पूर्ति करने के लिए, जो उसके निजी व्यय हैं उसकी पूर्ति करने के लिए अगर नियोक्ता हॉस्टल अलाउंस देता है तो यह 300 रुपये प्रति माह प्रति बालक तक करमुक्त हो जाएगा। यह भी अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही करमुक्त है। 300 रुपये से ज़्यादा राशि या 2 बच्चों से अधिक बच्चों के लिए प्राप्त भत्ता दोनों ही कर योग्य होंगे। 300 रुपये तक प्रति माह प्रति बालक तक कर मुक्त हो जाएंगे। धारा 10(14)(2) में ही अगला भत्ता है। परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को भत्ता, अलाउंस टू एम्प्लॉई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऐसे भत्ते की 70% राशि कर मुक्त हो जाएगी और ये कर मुक्ति अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह तक ही होगी। इससे ज्यादा होने पर कर योग्य हो जाएगा। चौथा है विशेष क्षतिपूरक भत्ते, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस। ए, जनजाति क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र या एजेंसी क्षेत्र भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ये 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है अगर कर्मचारी इन स्थानों में से कहीं पर कार्यरत है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन राज्यों में अगर वो कार्यरत है तो ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त। बी, पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, अनकॉन्जिनियल क्लाइमेट अलाउंस और एवेलेंच अलाउंस और स्नो बाउंड एरिया अलाउंस। अगर ये 3 आपके सामने यहाँ पर 3 पॉइंट दर्शा रखे हैं तो जम्मू कश्मीर या सियाचिन में अगर वो कार्यरत है तो 7,000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा यह भत्ता। 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर अगर व्यक्ति या कर्मचारी करदाता कार्यरत है जो कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल के स्थान होंगे, उसमें अगर है तो पर्वतीय क्षेत्र भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त हो जाएगा। 1,000 मीटर या अधिक ऊंचाई वाले अन्य स्थानों पर अगर वो कार्यरत है तो यह भत्ता मिलने पर उसे 300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति मिल जाएगी। धारा 10(14)(2 यानी निजी व्ययों की पूर्ति के लिए दिए जाने वाले भत्तों में ही आगे है सीमावर्ती क्षेत्र या दूरस्थ क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र भत्ता, बॉर्डर एरिया अलाउंस और रिमोट एरिया अलाउंस और डिफिकल्ट एरिया अलाउंस और डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। इसमें स्थानों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। प्रश्न में अगर हमें श्रेणी मालूम हो जाए तो उस श्रेणी के अनुसार ये कर मुक्ति हम दे देंगे। श्रेणी अ के स्थान पर अगर वो कार्यरत है तो 1,300 रुपये प्रति माह कर मुक्त। बी श्रेणी हेतु 1,100 रुपये, सी श्रेणी हेतु 1,050 रुपये, डी श्रेणी हेतु 750 रुपये, ई श्रेणी हेतु 300 रुपये और एफ श्रेणी हेतु 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति मिलेगी अगर उसे बॉर्डर एरिया अलाउंस या अन्य नाम जो यहाँ दर्शाए हुए हैं वो अलाउंस मिलता है तो। अगला है क्षतिपूरक कार्य क्षेत्र भत्ता, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, इन स्थानों पर अगर करदाता कार्यरत है तो 2,600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति मिलेगी। क्षतिपूरक संशोधित कार्य क्षेत्र भत्ता, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, अगर करदाता कर्मचारी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम या त्रिपुरा में कार्यरत है तो करदाता को ऐसा भत्ता प्राप्त होने पर 1,000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति मिलेगी। अगर करदाता को उपद्रव नियंत्रण भत्ता मिलता है, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस मिलता है तो यह 3,900 रुपया प्रति माह तक कर मुक्त है। धारा 10(14)(2 में विशेष क्षतिपूरक भत्तों में अगला भत्ता है परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पिछले वर्ष से यह
कर मुक्ति के लिए दे नहीं है। गत वर्ष में इसके संदर्भ में कोई कर मुक्ति नहीं दी जाएगी। अंधे, गूंगे, बहरे या अपंग व्यक्तियों को परिवहन भत्ता अगर मिलता है तो यह 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। भूमिगत भत्ता, अंडरग्राउंड अलाउंस, मेनली खानों में, माइंस में नीचे कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह भत्ता मिलता है असामान्य जलवायु होने के कारण, और यह 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। अति ऊंचाई या असामान्य जलवायु क्षेत्र भत्ता, हाई एल्टीट्यूड अनकॉन्जिनियल क्लाइमेट एरिया अलाउंस, 9000 फीट से कम ऊंचाई पर कार्यरत है कर्मचारी और अगर उसे यह भत्ता मिलता है तो कर मुक्ति नहीं मिलेगी, समस्त राशि कर योग्य हो जाएगी। अगर करदाता 9000 से 15000 फीट ऊंचाई तक वाले स्थान पर कार्यरत है तो 1060 रुपये प्रति माह तक यह भत्ता कर मुक्त हो जाएगा। 15000 फीट से अधिक ऊंचाई पर अगर वो व्यक्ति कार्यरत है तो 1600 रुपये प्रति माह तक यह भत्ता कर मुक्त हो जाएगा। अगला भत्ता है विशेष क्षतिपूरक अत्यधिक सक्रिय फील्ड एरिया भत्ता, स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। यह सैन्य बलों में कार्यरत व्यक्तियों को प्राय मिलता है और यह 4200 रुपये 4200 रुपीज पर मंथ तक एग्जम्प्टेड है, कर मुक्त है। अगला है द्वीप ड्यूटी भत्ता, आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि स्थानों पर कार्यरत ऐसे व्यक्ति को 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति मिलेगी अगर यह भत्ता मिलता है तो। मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगला भत्ता है ये मनोरंजन भत्ता। यदि कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता मिला है तो एक बार समस्त प्राप्त राशि करदाता के वेतन में शामिल कर लेंगे, तत्पश्चात सकल वेतन में से मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती भी दी जाती है। अंशतः करमुक्त भत्तों में अगला भत्ता है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस या HRA। ऐसा भत्ता नियम 2 के अंतर्गत निम्न में से जो सबसे कम है उस सीमा तक करमुक्त है और आधिक्य यानी प्राप्त राशि में से करमुक्त राशि को घटा दें तो आधिक्य करदाता के सकल वेतन में शामिल होगी। करमुक्त राशि की गणना के लिए नीचे 3 पॉइंट्स सामने हैं। पहला पॉइंट, संबंधित अवधि के लिए प्राप्त मकान किराया भत्ता, जो प्राप्त राशि हुई है भत्ते की वो ले लेंगे इस पॉइंट में। यदि मकान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास में हो तो उस संबंधित अवधि के वेतन का 50% और अगर इन 4 स्थानों के अलावा अन्य स्थान पर मकान हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 40% पॉइंट नंबर 2 में लेंगे। पॉइंट नंबर 3 में हम चुकाया गया किराया में से वेतन का 10% घटा देंगे, अर्थात कि संबंधित अवधि के वेतन के 10% से अधिक चुकाया गया किराया तीसरे पॉइंट में लिया जाएगा। उपरोक्त 3 पॉइंट्स जो हैं उनमें जहां पर भी वेतन यूज किया गया है शब्द, तो यहां वेतन से आशय मूल वेतन, महंगाई वेतन, प्रतिशत आधारित कमीशन व सेवा शर्तों के अनुसार निवृत्ति लाभों के लिए शामिल किया जा रहा हो तो महंगाई भत्ता भी ये शामिल करेंगे। और संबंधित अवधि से आशय यहां पर वो है जबकि कर्मचारी द्वारा वास्तव में मकान किराए पर लिए जाने की स्थिति हो, वास्तव में जिस अवधि में मकान किराए पर लिया गया है और किराया चुकाया गया है वो संबंधित अवधि कहलाएगी। यदि कर्मचारी अपने स्वयं के मकान में रहता है या किराया वास्तव में नहीं देता है या देय किराया वेतन के 10% से कम है तो इन परिस्थितियों में इस मकान किराए भत्ते की संपूर्ण राशि कर योग्य होकर करदाता के सकल वेतन में शामिल की जाएगी। तो इस प्रकार से भत्तों के संदर्भ में आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधान हैं जिनको ध्यान में रखते हुए प्रश्न में भत्ता शब्द देखें, नकद प्राप्ति देखें और अगर वो अंशतः करमुक्त है तो नियमानुसार उसको करमुक्ति दें और अगर पूर्णतः करमुक्त है तो उसको सकल आय में शामिल न करें और पूर्णतः कर योग्य है तो जितनी भी राशि भत्ते के प्रश्न में दे रखी है वो सारी करदाता की सकल आय में शामिल कर लें। इस प्रकार से हम मकान किराया भत्ता हो या अन्य प्रकार के भत्ते हों उनकी गणना कर लें और कर योग्य राशि को स्टेटमेंट
ऑफ ग्रॉस सैलरी में शामिल कर लें, उसके योग में शामिल कर लें। धन्यवाद।